वेलकम बेटे। कल हम लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेशन के टॉपिक्स पे और उसके अंदर भी बेसिकली हमने एक बात की थी कि जो बेसिक्स हैं रेस्पिरेशन के, मतलब रेस्पिरेशन होता क्या है और एक्चुअल में ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने बेसिक्स जो हैं रेस्पिरेशन के वो चीज़ कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कि जो एनर्जी होती है रेस्पिरेशन के अंदर उसको स्टोर कैसे किया जाता है। ठीक है, जो एनर्जी निकलती है रेस्पिरेशन के अंदर उसको हम लोग स्टोर कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि जो रेस्पिरेशन है इसके दौरान एनर्जी निकलती है। ठीक है, क्योंकि जब फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एनर्जी निकलती है। ठीक है, और ये प्लांट के अंदर और एनर्जी जो होती है एनिमल के अंदर भी उसको इमीडिएट यूज तो किया नहीं जाता है। ठीक है, मतलब जितनी भी फूड से एनर्जी निकली उसको सारी की सारी एनर्जी जो है उसको इमीडिएटली यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है रेस्पिरेशन के दौरान उसको हम लोग क्या करते हैं, या जो बॉडी की सेल्स होती हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है रेस्पिरेशन के दौरान उसको स्टोर किया जाता है किस फॉर्म के अंदर, एटीपी की फॉर्म के अंदर। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, और ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इसका यूज करता है ऑर्गेनिज्म जब उसको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम दुकान से कोई भी चीज़ लेके आते हैं, उसी टाइप से जब रिक्वायरमेंट होती है तब एटीपी का यूज किया जाता है और एनर्जी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि बेसिकली हम लोगों को अगर एटीपी को समझना है, ठीक है, तो हमें बात करनी होगी इसके थोड़ा डीप जाकर। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या है कि जो एटीपी है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा डीप में जाते हैं। ठीक है, कि अगर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक वर्ड आया एटीपी, इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा डीप में चलते हैं। एक्चुअल के अंदर जो एटीपी है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, एडिनोसिन है। ठीक है, ये क्या है, एडिनोसिन है, और इस एडिनोसिन के साथ में मैं क्या करूं, अगर 3 फॉस्फेट जोड़ दूं तो वो ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा। जैसे कि एक ये फॉस्फेट है, ये दूसरा फॉस्फेट है और ये तीसरा फॉस्फेट है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ में 3 फॉस्फेट को ऐड कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी को मैं बोल रहा हूँ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर 3 फॉस्फेट है। ठीक है, और एटीपी की फुल फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, अब एक बात और आप लोग ध्यान से समझें कि अगर मैं एडीपी बोलना चाहूँ तो एडीपी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एडिनोसिन मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट थे, उसी टाइप से एडीपी के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर 2 फॉस्फेट आ जाएंगे। मतलब इस मॉलिक्यूल के पास में क्या है, 2 फॉस्फेट हैं। तो जब एटीपी के पास में, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि एडिनोसिन के पास में 3 फॉस्फेट है तो इसका नाम हो गया एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और अगर 2 मॉलिक्यूल हैं फॉस्फेट के, फॉस्फेट ग्रुप अगर 2 जुड़े हुए हैं तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं आपको एक थोड़ा और डीप में जाकर बात बताऊं कि होता क्या है कि अगर मान लीजिए एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ में सिर्फ एक ही फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, अगर एडिनोसिन के साथ में एक ही फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ही फॉस्फेट को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो ये होता है एडीपी, एटीपी और एएमपी। ठीक है, अब आइए बुक के अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं कि एडीपी इज ए सब्सटेंस कॉल्ड एडिनोसिन डाईफॉस्फेट।
ये हमने बात कर ली है कि एडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन के साथ में 2 फॉस्फेट ऐड हुए हैं, ठीक है। और ये जो एडीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो एडीपी मॉलिक्यूल हैं ये सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एडीपी के पास में एनर्जी भी कम होती है, ठीक है, क्योंकि जिसके पास में 2 ही फॉस्फेट हैं उसके पास एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू जिस सब्सटेंस के पास में 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, ठीक है, इस टाइप से दोबारा बनाते हैं उसको, एडिनोसिन जो डाइफॉस्फेट है इस टाइप से, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसके पास में एनर्जी कम होती है। इसके बाद में एक और सब्सटेंस का नाम क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। लेकिन एटीपी के पास में एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, एटीपी के पास में एनर्जी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसके पास में 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास में 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि एनर्जी हैज ए हाई एनर्जी कंटेंट। अब एक बात और सुने, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट is a substance which is contain a phosphate group made up of phosphorus and oxygen, ठीक है। एक्चुअल के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है, हम अगर डीप में जाकर बात करना चाहें तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए जो आपको पता है कि फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, H3PO4, ठीक है। तो अगर उसको आप लोग लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इस टाइप से H3PO4 लिखोगे, ठीक है। उसके पास में क्या होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ये वाले, ठीक है, और एक क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड जो है इसी से ही क्या बनता है, इसी से ही बनता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है, इसी से बनता है, ठीक है। जैसे फॉस्फेट ग्रुप कैसे बनेगा, जब यहाँ से तीनों के तीनों ये जो हाइड्रोजन हैं ये रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है ये रिमूव कर दिए जाएंगे तो वहाँ से ये जो चीज़ बनी है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर सिंपल केमिस्ट्री है, बेसिक्स, कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज कर दिए गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये जो चीज़ बनी है फॉस्फोरिक एसिड से प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद में, ये क्या है, फॉस्फेट एनायन है, या फिर हम लोग इसको फॉस्फेट ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप किससे बना है, पहली बात तो फॉस्फोरस है इसके पास में और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। और यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो फॉस्फेट क्या होता है, इसके पास में फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट, और एक्चुअल के अंदर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है पूरा, इसके पास में क्या है, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि फॉस्फेट ग्रुप के पास में क्या है, फॉस्फोरस होता है और ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब एक बात और आप लोग ध्यान से सुने कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हैं वो भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी होते हैं, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये एडिनोसिन है, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं इस टाइप से प्रेजेंट होते, जुड़े होते हैं आपस से, ठीक है, क्लियर। और क्या होते हैं, हमको पता है कि एडीपी सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हैं ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आईपी मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हमने अभी पढ़ा है कि एडीपी के पास में एनर्जी कम होती है, ठीक है। जब रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है एटीपी की फॉर्म के अंदर। मतलब जो एडीपी है, मतलब 2 फॉस्फेट हैं, इसके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो जो पहले एडीपी था अब वो क्या बन चुका है, एटीपी बन चुका है, मतलब अब 3 फॉस्फेट हो चुके हैं और 3 फॉस्फेट होने के कारण इसके पास में ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब ये सारी चीजें यहीं पे लिखी गई हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या तो सिंपली फॉस्फेट लिख सकते हैं, या फिर इसको IP से शो कर सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, या फिर इसको हम लोग PI से भी शो कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को PI से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, समझने की बात है, कैसे भी शो कर लो इसको आप। ठीक है, P यहाँ पर स्टैंड करता है फॉस्फेट के लिए और I यहाँ पर स्टैंड करता है इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, और आपको यह भी बताया गया है कि जो ADP है इसके पास में 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, लेकिन ATP के पास में 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ATP जो है वो ADP कब बनता है और एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब रेस्पिरेशन से जो एनर्जी हमें मिलेगी हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, हम लोग ADP के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो एनर्जी मिलेगी वो वहां पर यूज आ जाएगी, रेस्पिरेशन से मिली है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक नया मॉलिक्यूल बना देंगे ATP। ठीक है, ADP के पास में एनर्जी कम थी, लेकिन जब इसको एनर्जी मिली तो फॉस्फेट ऐड हो गया इसके साथ में, क्या बन गया, ATP। और जब सेल को नीड होती है एनर्जी की, तब हमें पता है कि ATP के पास हमने एनर्जी को स्टोर किया था, तो अब स्टोर में से एनर्जी निकाल लो। अब वो कैसे निकलती है, जो ATP होता है ये रिएक्शन दोबारा से वापस चल जाती है। ठीक है, ATP से हम लोग क्या कर देते हैं, जो फॉस्फेट है इसको रिमूव कर देते हैं, फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं, तो जो तीसरा फॉस्फेट था ट्राई वाला वो निकल गया, बच क्या गए 2 फॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जो एनर्जी स्टोर की थी हमने ATP के अंदर वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। ठीक है, और उसी को सेल यूज करेगी। इतनी बात समझ आई सबको। ठीक है, तो ये बातें थी ATP के बारे में और ADP के बारे में। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर और क्या हमें समझना है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, आइए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। जो एनर्जी निकलती है ना, कब निकलती है, जब ATP का हम लोग कन्वर्जन करते हैं ADP के अंदर, तो कितनी एनर्जी निकलती है, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है इसको कौन रिलीज करता है, ATP। ठीक है, क्योंकि ATP को हमने तोड़ा, और ये जो रिएक्शन है इसी के बदौलत हमें एनर्जी मिल जाती है, और उसी एनर्जी का हम लोग यूज कर लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, या फिर जो कोई भी काम होते हैं सेल के अंदर चाहिए होते हैं, सेल को जिंदा रहने के लिए करने होते हैं, वो सारे काम हो जाते हैं इसी एनर्जी से। ठीक है, अब एक बात और नोट करें कि ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर, कैसे, जब एनर्जी दी जाती है इसको, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी लेगा कहाँ से, वो रेस्पिरेशन से एनर्जी लेगा। ठीक है, और ATP जो है उसको हम लोग वापस से ADP में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम लोग ATP को तोड़ेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार सेल के अंदर होती रहती है। ठीक है, और इसी से ये चीज श्योर होती है कि सेल को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये बात थी ATP के बारे में। अब हम लोगों ने एक और बात जो है वो नोट करनी। ठीक है, क्या होता है कि यहां पर एक बात क्या है, जैसे कि यहां पर जो नेक्स्ट बात है हमारे पास वो क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर, रेडियो वगैरह इनको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, हम इनको लाइट एनर्जी देते हैं, जब लाइट देते हैं तब ये चल जाते हैं। ठीक है, उसी वे से जो एनर्जी स्टोर होती है ATP के अंदर वो बॉडी सेल्स तक जाती है। ठीक है, और बहुत सारे काम करती है, जैसे कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो काम हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर कोई इम्पल्स है, ठीक है, कोई सेंसेशन है, तो उस सेंस को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होगा। ठीक है, प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए काम हो जाएगा उस एनर्जी का। ठीक है, और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं सेल की फंक्शनिंग के लिए, उन सब के लिए एनर्जी जो है वो कहाँ से आएगी, वो ATP से ही आएगी। ठीक है,
और इसीलिए एटीपी को हमने कल भी बात की थी कि क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमने कल कर ली थी। अब जो डीप में बातें हैं ये आप लोग हालांकि +1 के अंदर पढ़ते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी बात है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कई बार। जो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कौन से गैस यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। एक बात और याद रखें कि जब रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर रेस्पिरेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि रेस्पिरेशन करते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर रेस्पिरेशन होना है तो उसको हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन बोला, और जब ऑक्सीजन यूज नहीं करते कोई ऑर्गेनिज्म तब वहां पर जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और एरोबिक और अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है इनको हम लोग पढ़ें, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा और हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे दिमाग में रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात तो कर ली थी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, C6H12O6, ये क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है और इसी को तोड़ा जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। इसको कैसे तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की हेल्प से क्या किया जाता है, इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है तो वहां से एनर्जी मिलती है, और एनर्जी हमें किस प्रोसेस से मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है। ठीक है, एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज जब टूटेगा, ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। ठीक है, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड है, कौन, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को हम लोग तोड़ देंगे, इसके पास में टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो ग्लूकोज से 2 कंपाउंड बन जाएंगे, कितने कितने कार्बन के होंगे, वो 3-3 कार्बन के होंगे। ठीक है, और उन तीनों कार्बन कंपाउंड का नाम क्या होगा, जो 2 बनेंगे 3 कार्बन कंटेनिंग, उन दोनों का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, पायरुविक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, पायरुविक एसिड। मतलब ग्लूकोज को जब हमने तोड़ा तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे और पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। एक बात और आपको याद रखनी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर की हम लोग 6 कार्बन कंपाउंड को तोड़ते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, लाइसिस वर्ड का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज को, लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना, और ग्लाइको वर्ड निकला है ग्लूकोज से, मतलब ग्लूकोज को तोड़ना। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज को तोड़ना है ये सेल के अंदर कहां पर होगा, ग्लूकोज को तोड़ने की जो प्रोसेस है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, और साइटोप्लाज्म आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है कहां पर होती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ये आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, किसके अंदर, एक बात और आपने याद रखनी है, ऑक्सीजन का यूज हम लोग कब करते हैं, तो आपने याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है, मतलब द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। और आपको यह भी पता, मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अगर हम लोग किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे या फिर हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो वो चीज भी ऑक्सीडेशन हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन को यूज किए बिना ऑक्सीडाइज होता है, और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान वो 2 मॉलिक्यूल बना देता है पायरुविक एसिड के, या फिर इसको हम लोग पायरुवेट भी बोल देते हैं सिंपली। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट बात हमें याद रखनी वो क्या है कि जो पायरुविक एसिड है वो क्या है, वो 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है, पायरुवेट भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, और पायरुवेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने है, वो क्या होता है, CH3COCOOH, ये क्या है, जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो है किसका, पायरुविक एसिड का। और पायरुविक एसिड जो है वो क्या है, एक कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर एक ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O वाला, इसको हम लोग कीटोन ग्रुप बोलते हैं, और ये जो ग्रुप है C डबल OH वाला, ठीक है, कार्बन से जब ये जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसीलिए ये क्या है, कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन? पायरुविक एसिड, ठीक है। अब आपने कुछ एक और बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान, जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, उसका भविष्य या फिर उसका फेट जो है, उसका फ्यूचर जो है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आगे उसको ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि आगे ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन अगर उसको मिलती है, ठीक है, तब उसके अंदर अलग प्रोसेस चलेगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसके अंदर अलग प्रोसेस चलेगी, ठीक है। अभी तक तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन का रोल नहीं था, लेकिन आगे के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन का रोल है, ठीक है। अब है क्या, यदि तो सेल के पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो पायरुविक एसिड जो है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, इस पायरुविक एसिड का, तो वहां पर बनता क्या है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसको कि हम लोग ब्रीथ आउट करके बाहर निकाल देते हैं, और वाटर बनता है, और जो कि हम लोग बॉडी के अंदर यूज कर लेते हैं, एक्सेस को यूरिन के साथ में बॉडी से मूव कर देते हैं, और जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्म के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये बात हमने कर चुके हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेल के पास में ऑक्सीजन नहीं हुई, अगर सेल के पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो पायरुविक एसिड है या जो पायरुवेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर सिंपली हम लोग बोलें कि अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। शराब जो होती है उसकी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी निकलेगी, ठीक है। या फिर क्या बन जाएगा, एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, ठीक है। अगर तो ऑक्सीजन हुई तो वहां पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वाटर बनता है, और एनर्जी निकलती है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हुई तब वहां पर इथेनॉल बन सकता है, पायरुविक एसिड बन सकता है, सॉरी, इथेनॉल बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, या फिर लैक्टिक एसिड बन सकता है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लांट सेल होती है वहां पर तो इथेनॉल बन जाता है, ठीक है, और जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब हम लोग लगातार रनिंग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए जब हम लोग क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करती है, मतलब रेस्पिरेशन करती हैं। तो एनर्जी जो निकलती है हम लोग उसका क्या पर यूज कर रहे हैं, दौड़ने के अंदर उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमें सांस भी चढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी उसके अंदर हमें ज्यादा लगती है, और हमारी ब्रीदिंग रेट जो होती है उससे जो ऑक्सीजन है वो पूरी पहुंच नहीं पाती सेल्स तक, ठीक है, क्योंकि कंजप्शन जल्दी होता है। और ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगी सेल के पास में, मतलब ऑक्सीजन सेल के पास में एब्सेंट हो जाएगी, जब ऑक्सीजन सेल के पास में एब्सेंट हो जाएगी तो दौड़ने पर हमें हमारी सेल के अंदर क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमें क्या आती है, थकान आती है, ठीक है। हम लोग थक जाते हैं ना, तो क्यों थकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होती नहीं सेल के पास में, और तब सेल क्या बना देती है, वहां पर जो सेल है वो अनेरोबिक रेस्पिरेशन करती है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तब हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि तब लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत कम रिलीज होती है, ठीक है। कहीं पर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होना और वहां से फुल एनर्जी निकलनी, और कहां पर ऑक्सीजन होना ही नहीं, वहां पर क्या निकलेगी, कम एनर्जी निकलेगी। जो लैक्टिक एसिड है ये भी क्या है, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। इसके उसमें भी क्या होते हैं, 3 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग, या फिर इसको जैसे हमने पायरुविक एसिड को पायरुवेट बोला था, उसी टाइप से हम लोग लैक्टिक एसिड को लैक्टेट बोल देते हैं। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है ये आपको दिख रहा है, ठीक है, CH3 CHOH COOH, ठीक है। ये क्या है, ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो क्या था, कीटोनिक, जो पायरुविक एसिड था वो क्या था, वो कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिल, मतलब यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, और कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट ही है,
तो ये डिफरेंस होता है पायरुविक एसिड के अंदर और लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, वो दो टाइप का होता है, क्लियर। तो जो दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है वो कौन कौन सा होता है, एरोबिक और अनएरोबिक, ठीक है। अब देखें कि जो अगर तो प्रेजेंस हुई एयर का हम लोग मतलब ले रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन से, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और अगर एब्सेंस हुई ऑक्सीजन की तब वहां पर, लेकिन ये जो एब्सेंस है वो काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की उसको हम लोग अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोल देंगे, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है, ठीक है। और इसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप का रेस्पिरेशन डिवाइड कर लेते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक, ठीक है। आज हम लोग क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग अनएरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होती है, पहली बात तो ये हमने बात पहले कर ली है, ठीक है। और इसके अंदर एरोबिक वर्ड का मतलब क्या है, विद एयर, मतलब एयर के प्रेजेंस के अंदर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। जब ग्लूकोज फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन जब होगा। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब वहां पर क्या होता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ज्यादा अमाउंट निकलता है एनर्जी का, ये बात भी हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ हमें रिवाइज करना है। और जो एनर्जी निकलेगी हमें, वो हम लोग क्या करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये जो ब्रेकडाउन है, ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, वो लगभग सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो यही चीज करते हैं। तो उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, पहली बात तो ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है, उस प्रोसेस के थ्रू दो पायरुविक एसिड के अंदर या फिर दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के उसके अंदर तोड़ा जाता है, और आगे फिर एक साइकिल चलता है, ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस चलती है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको एक साइंटिस्ट हैंसलेट क्रैब नामक साइंटिस्ट करके उसको बताया था उसने, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैब साइकिल बोल देते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है, लेकिन जो क्रैब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, ठीक है। और जब क्रैब साइकिल चलेगा तब वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इसके अलावा वाटर निकलेगा, और काफी ज्यादा एनर्जी, मतलब 38 एटीपी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, 38 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एटीपी के, तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी मतलब, ठीक है। और यहाँ पर एक बात हम लोगों ने और यहाँ पर ध्यान रखनी, वो क्या है कि प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन की है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या है कि 38 एटीपी बनते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 38 एटीपी बनते हैं, ये बात आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है उसके पास में काफी ज्यादा एनर्जी होती है, मतलब 38 एटीपी मॉलिक्यूल वो बना सकता है, ठीक है, लेकिन कब, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, जब क्रेब साइकिल ऑपरेट होगा, और वो कहां पर ऑपरेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और इसी इक्वेशन को हम लोगों ने ऊपर शो किया है। अब इसके बाद में क्या है, और जो क्रेब साइकिल है या जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है इसको आप डिटेल में +1 क्लास के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाते, इसलिए हमारे अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन होगी, अगर हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, तो हम लोग फूड से एनर्जी नहीं ले पाएंगे, ठीक है, हम लोग फूड से एनर्जी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेन साइट होती है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, क्रेब साइकिल ऑपरेट होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर है क्या कि जो ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड का, वो किसके अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर और एनर्जी के अंदर, ठीक है, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्लियर। अब है क्या कि जो एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, उसको ऑर्गेनिज्म यूज कर लेता है, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, हम लोगों ने ये भी बात कर ली है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, लायंस है, एलिफेंट है, काउ है, बफेलो है, गोट है, डियर है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द और जो ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, ठीक है।
मतलब उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमने आज बात की है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, और बाकी हम लोग कल बात करेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो हैव ए नाइस डे।